करंट अफेयर्स के एक और बुलेटिन में आपका स्वागत है। जो भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं, हमारी उनमें कोशिश ये रहती है कि जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं चल रही हैं, उनको आपको समझाया जाए, जिसकी वजह से आपका जो सिलेबस है, उसके साथ में आप उसको अटैच कर पाएँ। सिलेबस के साथ में उसकी रिलेवेंसी आपको पता चले। प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू जो भी सिविल सर्विसेज़ के होते हैं, चाहे वो स्टेट सर्विसेज़ के होते हों, उनमें जो है आपको काफ़ी मदद मिले। बिकॉज़ वन्स अ कांसेप्ट गेट्स क्लियर, यू कैन सक्सेसफुली एक्चुअली सॉल्व अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। और उसी के साथ में आप मेंस का जो भी क्वेश्चन होता है, उसके वेरियस डायमेंशंस आप लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन को समझना बेटर आपका हो सकता है। और इंटरव्यू में जब हम बात करते हैं, तो आपकी सक्सेसफुली किसी भी मतलब प्रॉब्लम के बारे में कोई भी स्पेसिफिक अगर बात करी जा रही है, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ जो है वो यहीं से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। कोलोजियम सिस्टम के बारे में हम जब बात करते हैं, तो एक डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जहाँ पर एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जो वहाँ के अपील डाली गई थी कि भाई मेरे को जो है वो कोलोजियम सिस्टम ने कंसिडर नहीं किया। तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने कहा कि भाई कोलोजियम जो भी सिस्टम है, उसका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। यानी इसके द्वारा जो भी अपॉइंट किए जाते हैं जजेस, वो जो हैं सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पे आधारित होते हैं, और उनको हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये मामला ऐसा है जहाँ पर अभी रिसेंटली जो है जून के महीने में ही हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के करीबन 7 एडवोकेट और 3 जुडिशियल ऑफिसेज़ को जो हैं वो अपॉइंट किया गया है हाई कोर्ट्स के लिए। और इसी तरीके से अन्य जो हैं वो हाई कोर्ट हमारे हैं, वहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट हैं जजेस के लिए, वो किए गए हैं। तो जब हम बात करते हैं कोलोजियम सिस्टम की, थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको जुडिशियल रिव्यू पता होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू जो है, बेसिकली वह जुडिशरी की एक पावर है, जहाँ पर जुडिशरी किसी भी एस्पेक्ट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के संगत ना हो, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पर, कोई भी लॉ है, उसके साथ में फेयरनेस, जस्ट इत्यादि ना हो, तो इन पैरामीटर्स के ऊपर अगर वो खरा नहीं उतरता है, तो जुडिशरी के पास में वो पावर्स होते हैं, जहाँ पर जो हैं उसके किसी भी प्रोविज़न को या एंटायरिटी में पूरे कानून, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। ये जो पावर है जुडिशरी की, वह इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, और वह जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा ताकतवर बनाती है। किसी भी डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों ब्रांचेस के बीच में जो भी उनकी शक्तियां हैं, उनका सेपरेशन होना चाहिए, और वो सेपरेशन फॉलो भी होना चाहिए। तो यह जो है वो डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और हमारा जो भी मतलब सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम का फाउंडेशन कहीं वीक ना हो जाए, और डेमोक्रेसी को एंश्योर करने के लिए जो है काम आती हैं। जब हम बात करते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 2015 में पार्लियामेंट के द्वारा नियर मतलब यूनैनिमिटी, और स्टेट्स के द्वारा हाफ ऑफ द स्टेट्स ने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो कोलोजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के बारे में एक तरह से वो सिस्टम था, और वहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था। कोलोजियम सिस्टम की हिस्ट्री आपको समझनी चाहिए, जहाँ पर जो इसका इवोल्यूशन होता है, वह फर्स्ट जज, सेकंड जजेस और थर्ड जजेस केस से होता है। जहाँ पर जब हम बात करते हैं फर्स्ट जजेस केस की, तो यह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जजेस के मामले में, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन किया जाता था, उसको उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंसल्टेशन का मतलब कनकरेंस नहीं है, यानी एग्रीमेंट नहीं है। और एग्जीक्यूटिव जो भी हैं, यानी प्रेसिडेंट हों, चाहे वो प्रेसिडेंट को सपोर्ट एडेंट मतलब करने के लिए जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं, इनका जो भी से है, वो एक तरह से फाइनल होता है। और यह जो है वो एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी देता है जुडिशरी के ऊपर। ऐसा फर्स्ट जजेस का विवाद जो 1981 में आया था, उसमें बात कही गई थी। हालांकि जब यह चीज 1993 में वापस से जो है सामने आती है, तो कोर्ट ने जो अपना डिसीजन था 12 साल पहले जो दिया हुआ, उसको जो है कोर्ट ने चेंज किया, और कहा कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन होता है, वह ही प्राइमरी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भैया कंसल्टेशन जो भी हमने बताया था कि कनकरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है अगर ये नहीं किया गया,
तो फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हम खिलाफ जा सकते हैं। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या किस तरीके से की, आर्टिकल 124 जिसमें इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है कि अगर कंसल्टेशन हो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो उसको कंकरेंस भी माना जाए, यानी उससे एग्रीमेंट भी हो। और वहां पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ये कहा गया कि आप अकेले जो है किसी को भी अपॉइंट नहीं करेंगे, दो ऐसे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनके साथ में आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो सेकंड जजेस जो विवाद था 1993 का, उसमें जो है इसका उद्भव माना जाता है कोलोजियम सिस्टम का। हालांकि थर्ड जजेस का केस जो कि इसके 5 साल के बाद में आता है 1998 में, उसमें जो है इसकी डेफिनेशन को और ज्यादा ब्रॉड किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो है इसमें शामिल किया गया। और कहा गया कि अगर दो भी जज एडवर्स ओपिनियन किसी के बारे में देते हैं, तो फिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से कोलोजियम व्यवस्था इस प्रकार की होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का कोलोजियम बनता है। और हाई कोर्ट के कोलोजियम में चीफ जस्टिस उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, उसमें 2 सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं उस कोर्ट के, यह जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं। एक बार ये रिकमेंडेशन हाई कोर्ट कोलोजियम की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोलोजियम के पास भेजी जाती है फाइनल अप्रूवल के लिए, और वहां से जो है ये फाइल आगे बढ़ करके फिर गवर्नमेंट के पास जाती है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आर्टिकल जो है 217 यह है हाई कोर्ट के बारे में, जो है जुडिशरी के जो जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके बारे में जो है प्रावधान करते हैं। हालांकि इनमें कई सारी दिक्कतें भी हैं, जहां पर कहा जाता है कि कोलोजियम सिस्टम ने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को जहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से या एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से बाहर ही रखा है, तथा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमारी डॉक्ट्रिन है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, उसको भी जो है इसने बरकरार रखा है। ये कहा गया है कि जजेस ही जानते हैं, क्योंकि वो लीगल एक्यूमेन रखते हैं तथा प्रोस्पेक्टिव जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानते हैं, एक तरह से ब्रदर जजेस के फिनोमेना के बारे में जानते हैं। इसलिए जो है बेटर है कि जुडिशरी ही इस चीज को, यानी अपॉइंटमेंट का जो काम है वो बेटर तरीके से करे। हालांकि इसके बारे में कई बार क्रिटिसिज्म हुआ है, जहां पर कई जो ब्रदर जजेस का जो कंडक्ट है, चाहे वो मतलब मनी के लेन देन में कई बार सामने आया हो, या फिर जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में कई बार सामने आया है, या फिर इस सिस्टम में जो लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उनको अपॉइंटमेंट करने में भी, जहां पर उनके कई सारे नेपोटिस्टिक जो हैं वो टेंडेंसी सामने आई हैं, इसके लिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसी तरीके से जैसे कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में आपस में भी काफ़ी विवाद रहते हैं, जहाँ पर जजेस के द्वारा जो भी अपॉइंट करके भेज जो भी मतलब रिकमेंडेशन भेजी जाती है अपॉइंटमेंट के लिए, वह कई बार गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो उनको रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी डिले पैदा होते हैं। हालांकि आपको ये बताना है कि फिर भी हमें अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रखनी है, जिस पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपराइटी जो है वो रेस्ट करती है, हमारा डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग रूप से चलता है, इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट टच द वेरी फाउंडेशन ऑफ द जुडिशियल फ्रेमवर्क विच हैज़ केप्ट द कंट्रीज गवर्निंग सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंटैक्ट। हालांकि ये चीज़ें ये भी होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है वो बिना किसी या कोई भी ऐसी दिक्कतें बिना किसी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग। वो फंक्शनिंग के इम्प्रूवमेंट हमेशा हो सकते हैं। अब बात आती है यूरोपियन एक ऐसे फिनोमेना के बारे में, जहाँ पर जो हीट वेव हैं वो यूरोप को बहुत परेशान की हुई हैं। करीबन 26 देश इस समय जो हैं वो हीट वेव की चपेट में हैं, जिनमें नोटेबल कंट्रीज फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन इत्यादि हैं, जहाँ पर गर्मी को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। ज़्यादातर जो देश हैं वहाँ पर तापमान अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच गए हैं। 1947 के गर्मी के मतलब जो टेम्परेचर्स हैं उनको रिकॉर्ड होने के बाद में एक तरह से सबसे गर्म रात जो है वो फ्रांस में रिकॉर्ड की गई, जहां पर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कई जगहों पर टेम्परेचर पहुंचने के दिन के जो टेम्परेचर हैं वो पहुंचने के बात कही गई है। अब हमें ये समझना है कि हीट वेव सबसे पहले क्या होती है। दूसरा, यूरोप में इस प्रकार के अगर वातावरण बन रहे हैं तो उसका क्या कारण है। उन जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज के साथ में आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे डील करें। 2003 के आसपास जो 16-15 दिन तक भीषण जो हीट वेव चली थी, जिसके कारण करीबन करीबन फ्रांस में 15,000 और यूरोप में करीबन
80,000 के आसपास मौतें हुई थी, तो वो क्यों मतलब उससे भी ज़्यादा मतलब वर्स कंडीशन जो है वो क्यों हो रही है, थोड़ा-सा ये समझना चाहिए। और इसकी वजह से जो आम जन को नुकसान होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे वो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हो, चाहे वो अगर जैसे मान लो गर्मी मिटाने के लिए इस प्रकार के वाटर बॉडीज़ का इस्तेमाल जो करते हैं, चाहे वो तैरने के लिए हों, वहाँ पर रेस्ट करने के लिए हों, तो उनमें भी जो जान जाती है, करीबन 40 तो जो हैं वो फ्रांस में ही जाने की बात कही गई है। और इसी तरीके से जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, जहाँ पर अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में कहा जाए, दे डू हैव ओनली 20% ऑफ द होम्स व्हिच आर इक्विप्ड विद एसी, व्हाइल इन अमेरिका दैट प्रोपोर्शन इज़ क्लोज टू 90%। तो जो एयर कंडीशंस हैं, अगर उनका प्रोपोर्शन बढ़ता है यूरोप में, तो उसकी वजह से भी जो मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि सिटी के जो आइलैंड हैं, वो भी हीट में और ज़्यादा उनका ट्रैप होगा, क्योंकि वंस वी यूटिलाइज़ द एयर कंडीशंस फॉर कूलिंग, तो ये एनवायरनमेंट के लिए उतना ही घातक होता है, क्योंकि एक तो उसको बनाने के लिए प्लस उसके द्वारा जो टेम्परेचर छोड़े जाते हैं उस मशीन्स के द्वारा, तो वो आसपास की लोकेलिटीज़ में भी जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी कूलिंग के लिए एसीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूरोप में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके 2-3 रीजन बताए जा रहे हैं, जहाँ पर हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक का बनना है। ओमेगा ब्लॉक के बारे में कहा जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ क्लाइमेटिक फिनोमेना, जहाँ पर जो भी एयर होती हैं, वो जिस तरीके से उनका जो नॉर्मल पैटर्न होता है प्रोग्रेस करने का, वो प्रोग्रेस नहीं हो पाता। जिसकी वजह से आप ऐसा समझिए एक इस प्रकार की लिड तरीके की जो है वो सिचुएशन बन जाती है। जैसे अगर अपन बात करें, हम कोई भी मान लो दूध वगैरह गर्म कर रहे हैं, तो जो भी हमारा पॉट है उसको अगर हम कवर कर दें, तो एक तरह से उसी पॉट में वो मतलब ट्रैप हो जाती है हीट, और उसकी वजह से जो है वो एक तरह से डोम बन जाता है। तो ये डोम भी अब ओमेगा ब्लॉक की तरीके से बन रहा है, जहाँ पर हवा का जो बहाव है वह सामान्य नहीं है, जिसकी वजह से ये जो हीट डोम बना है, उसमें गर्म जो हवा है वो एक तरह से ट्रैप हो रही है, और उसी की वजह से वो डिस्पर्स नहीं हो पा रही। एंड बिकॉज ऑफ द मतलब कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ दैट हीट देयर, द टेम्परेचर्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग। और यूरोप में भी इसी वजह से जो है वहाँ पर 2003 की जो घटना थी, उसको भी एक तरह से पास होने के अब खतरे बढ़ते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भी हीट वेव बढ़ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इस समय जो प्रशांत महासागर में जो अल नीनो का इम्पैक्ट है, जहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर्स 0.5 डिग्री से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से जो कहते हैं ना कि भाई एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो जनरेट हो रही हैं एशियन या फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, वो भी वहाँ पर हीट को ट्रैप करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो ये आप अगर जब भी हम बात करते हैं, तो इन रीजन्स को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक और फिनोमेना के बारे में बात हो रही है यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसको कहा जा रहा है ट्रॉपिकल नाइट्स। तो ट्रॉपिकल नाइट एक प्रकार की ऑफ़िशियल मेट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, जो कि अगर 24 आवर्स के टाइम पीरियड में अगर नाइट टेम्परेचर्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर नहीं जाते हैं, तो फिर इस फिनोमेना को ट्रॉपिकल नाइट कहा जाता है। यह एरिया जो कि ट्रॉपिकल ज़ोन में आते हों, उनके में जो है ये कॉमन तरीके से पाया जाता है। लेकिन ये समस्याएँ तब बढ़ जाती हैं जब इस प्रकार के हीट डोम, ओमेगा ब्लॉक्स, अल नीनो के कंडीशंस या फिर क्लाइमेट के फिनोमेना की वजह से या एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से जो है वो हीट वहाँ पर ट्रैप हो जाती है, और फिर जो है वो नाइट टेम्परेचर्स नहीं फ़ॉल होते। तो जब नाइट टेम्परेचर्स फ़ॉल नहीं होते हैं, तो बॉडी को भी जो है ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि बॉडी रात का इस्तेमाल करती है अपनी हीट को शेड करने के लिए, अगले दिन तक रिकवर होने के लिए, तथा अपना जो भी कोर टेम्परेचर्स हैं उसको भी एडजस्ट करने के लिए। बट व्हेन देयर आर ट्रॉपिकल नाइट्स, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर द बॉडी इटसेल्फ टू एडजस्ट प्रोवाइडेड द कंडीशंस, और उसकी वजह से जो है बॉडी और ज़्यादा दिक्कत में आती है, जिनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर या रेस्पिरेटरी जो स्ट्रेन है वह बढ़ जाती है। स्ट्रेस और वल्नरेबिलिटी स्पेशली एल्डरली, विमेन और यंग पॉपुलेशन की बढ़ जाती हैं। तो इसकी वजह से भी हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि अर्बन हीट आइलैंड का जो इम्पैक्ट होता है, जहाँ पर कंक्रीट या जो जैसे हम मतलब सीमेंटेड या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाते हैं सिटीज़ में, या कहते हैं ना कि भाई बेटर जो रोड्स हैं उनके द्वारा, जो कि हीट वहाँ पर लैंड के द्वारा सोख लेनी चाहिए थी, वो अब
ट्रैप हो जाती है, बिल्डिंग्स में ट्रैप हो जाती है और उनके कारण जो है एक हाई टेम्परेचर की कंडीशंस भी क्रिएट होती है आसपास के उन खुले इलाकों की वजह से, तो वो भी फिनोमेना जो है वहाँ के ही नागरिकों को झेलना पड़ता है। तो जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज आपको इस तरीके से जो है वो समझना चाहिए। थोड़ी सी बात हम करते हैं अब क्यूएस क्वालिटी रैंकिंग्स के बारे में। तो क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 जो है वो लाई गई है, जिसमें ग्लोबल जो हायर एजुकेशन है उसको क्यूएस यानी क्वैक्यूरेली साइमंड्स जो हैं उसके द्वारा ये जो रैंकिंग है वह रिलीज की जाती है और इसमें करीबन 89 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कि ये मतलब रैंकिंग के पैरामीटर्स के आधार पर मापा जाता है, जिसमें कि जो रिसेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल हो, ग्रीन इकोनॉमी के लिए वो क्या कर रहे हैं, स्किल अलाइनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी एकेडमिक रेडीनेस कितनी है, फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, या फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो ये 4 इंडिकेटर्स पर उनको बाँटा जाता है। तो अगर मान लो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि क्यूएस फ्यूचर इन स्किल जो इंडेक्स है 2027, उसमें 4 कोर इंडिकेटर्स कौन से हैं? तो आप ये बताएँगे कि एक तो है स्किल अलाइनमेंट, दूसरा है एकेडमिक रेडीनेस, तीसरा है फ्यूचर ऑफ वर्क और चौथा है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और इन सब का जो है वो इक्वल वेट है 25-25%। यूनाइटेड स्टेट्स को इसमें सर्वप्रथम यानी फर्स्ट स्कोर मिला है, जिसका ओवरऑल स्कोर अगर देखें 100 में से 99 है और इसको जो है स्किल रीअलाइनमेंट में सबसे प्राइमरी इसकी स्ट्रेंथ बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 98 है, वो सेकंड पोजीशन पे आता है। यूनाइटेड किंगडम 97, जर्मनी 96 और चाइना का जो है वो 93 नंबर के साथ में सेवन्थ रैंक है। भारत की 89 के स्कोर के साथ में 13th रैंक है। इसका जो कोर एरिया स्ट्रेंथ का बताया गया है वह है फ्यूचर ऑफ वर्क। तो जब भी हम इनके कोर इलाके के कोर मतलब जो स्किल सेट है उसके बारे में बात करते हैं, तो स्किल फिटमेंट या फिर अलाइनमेंट बेसिकली जो भी उनका क्यूरिकुलम हायर एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, वह उनकी उनके कंट्री में जो बिजनेस की डिमांड्स हैं या फिर एम्प्लॉइज का जो सेटिस्फेक्शन होता है और इसी के साथ में जो एम्प्लॉयर को उनकी स्ट्रेंथ चाहिए, उनको कैसे जो है वो इम्पैक्ट करता है, इस बारे में बात होती है। एकेडमिक रेडीनेस में ये इवैल्यूएशन किया जाता है कि आपकी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में या जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उसमें कितनी है। तो वो एकेडमिक रेडीनेस के ऊपर जो है बात यहाँ पर होती है। फिर बात आती है फ्यूचर ऑफ वर्क की, जिसमें कि जो भी वॉल्यूम या जॉब ओपनिंग्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, टेक्नोलॉजी के वेरियस फील्ड्स में हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी में हो, वो कैसे इस्तेमाल की जा सकती है फ्यूचर ऑफ वर्क में, तो उसको आंका जाता है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में इकोनॉमी की रेडीनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी और किस प्रकार से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं, इन चीज़ों के प्रति अपने आप को बेहतर बनाने में उसका जो है वो रैंकिंग निर्धारित होती है। तो भारत को जो 13th रैंकिंग मिली है ग्लोबली और पहली रैंकिंग है जो कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में एक तरह से भारत को हासिल हुई है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जो है भारत की स्ट्रेंथ को आंका गया है। सबसे ज़्यादा जो स्कोर भारत ने किया है वह फ्यूचर ऑफ वर्क में किया है, जहाँ पर उसकी ग्लोबल रैंकिंग 5 है और उसको 100 में से 96 मार्क्स मिले हैं। जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि में जो भी ज़्यादा ग्रोथ हमारी हुई है या जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, उसको भारत की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बताया गया है। हालांकि अभी भी कई सारे चैलेंजेस हैं जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रही है और हम जो भी गैप्स हैं हमारी एकेडमिक रेडीनेस में, उसको कैसे भर पाते हैं, या फिर जो भी लैंग्वेज आधारित बच्चों की स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए वेरियस जो प्रोग्राम हैं, हम उनको कैसे कर पाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण एंगल हो जाएगा। मैं आपको इसलिए भी इसको बता रहा हूँ क्योंकि व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एसे आल्सो जिसमें एजुकेशन के बारे में बात हो या भारत के बारे में स्किल्ड वर्कफोर्स के बारे में बात हो या आप जीएस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा लिख रहे हो जहाँ पर भारत के एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी के बारे में बात हो, तो आप इन इंटरनेशनल जो इंडेक्स हैं जहाँ पर जैसे मान लो 89 कंट्रीज को भी इंडेक्स किया गया है, ऐसी रैंकिंग के बारे में बात कर सकते हैं। वो जो कोर एरियाज पर कंट्रीज को
एक तरह से रैंक करती हैं, उन कोर एरियाज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ऑल्दो वी आर नॉट बैड विद द 13th रैंक, बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव, बिकॉज़ इफ वी वांट टू क्रिएट एन इनोवेटिव इकोसिस्टम इन आवर कंट्री, तो हमें जो है ये एकेडमिक रेडीनेस हुई, चाहे वो स्किल सेट हुआ, चाहे वो फ्यूचर वर्क हुआ, चाहे वो बिज़नेस के लिए एम्प्लॉयबिलिटी हुई, इन सबको जो है हमें टैकल करना है। और उसको जब हम टैकल करेंगे, तो हमें जो है हमारा प्राइमरी या जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ में, उनको भी तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार की राइटिंग का इस्तेमाल वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो भारत की खुद की रैंकिंग सिस्टम है, उसको भी आप बता सकते हैं, जिसमें कि भारत ने प्रयास किए हैं इंजीनियरिंग या जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको और ज़्यादा बेटर रैंक करने में, और उस रैंकिंग की वजह से जो माहौल है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, उसको हम जो है और ज़्यादा बेटर कर सकें। एक चिंता जो है नीति आयोग ने जताई है, और वह है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो एक्टिव जो एपीआई होते हैं, उनका इस्तेमाल, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स जिनको बोला जाता है, करीबन-करीबन 65% हमारी डिपेंडेंसी अब चाइना के ऊपर हो गई है। और जितना ज़्यादा ये डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर रहेगी, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और हमें अगर इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो उसका खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाई तेल, गैस और अन्य जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, उसका भी हमें और ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन करना चाहिए, और जिस प्रकार के हालात जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बने, जहाँ से हमारी जो एनर्जी की सप्लाइज़ हैं वो इम्पैक्टेड हुईं, तो उसको भी दूर करने के लिए हमें इस प्रकार के डाइवर्सिफ़िकेशन को करना होगा। उन्होंने एक और सुझाव दिया नीति आयोग ने, कि भाई जो भी हम बायलैटरल ट्रेड डील्स कर रहे हैं विभिन्न कंट्रीज़ के साथ में, तो हमें ये फैक्टर्स भी वहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे, जिसमें चाहे वो एनर्जी की सिक्योरिटी हो, एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे वो फार्मेसी के लिए हमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी सप्लाई एंश्योर करना हो। तो देखिए, कहा जाता है कि भारत की जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, वह एंटीबायोटिक्स के लिए, बल्क ड्रग्स जो कि जीवन रक्षा के लिए काम आती हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि एक तरह से कच्चे माल के तौर पर काम करते हैं, की स्टार्टिंग मटेरियल्स और इंटरमीडिएट जो केमिकल्स होते हैं, जो भी एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से पैरासिटामोल और विटामिन। तो ये जो हैं, हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वह एक प्रकार का केमिकल होता है, या मेन पार्ट होता है किसी भी मेडिसिन का, जो कि उस बीमारी को ठीक करने के लिए काम आता है। जैसे मान लो कि अगर कोई भी मतलब मान लो अगर हमें दर्द या बुखार के लिए भी कोई भी टैबलेट इस्तेमाल करनी है, तो पैरासिटामोल की अगर कोई भी गोली हो, तो उसमें वो केमिकल जो कि इनको डिप्रेस कर सके या इनको क्योर कर सके, वह एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाएगा। की स्टार्टिंग मटेरियल वह प्रकार का कच्चा माल या केमिकल होता है, जिसका इस्तेमाल करके फैक्ट्री जो है वो दवाइयों का मुख्य साल्ट या एपीआई तैयार करती हैं। इसी के कारण जो है वो चिंता जताई गई है कि भैया अगर इसी के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे, तो हमें आगे आने वाले समय में जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये भी चिंताएँ जताई गई हैं कि इकोलॉजी के फील्ड में अगर हम देखें, तो पर्यावरण से जो जुड़े नियम हैं, वो भी भारत ने जो है वो काफ़ी कड़े कर दिए हैं, जिनकी वजह से कोई भी नई दवाइयाँ बनती हैं या कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, जो भी जेनेरिक टेस्टिंग होती हैं, तो उनका जो टेस्टिंग का माहौल है या इस प्रकार का जो काम इन कंपनीज़ के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, वह भी अब काफ़ी जो है वो दिक्कत भरा हो चुका है। उसकी वजह से उनकी कॉस्ट बन गई है। दूसरा, क्या होता है कि जब हम बिज़नेस को इस तरीके से प्रमोट नहीं करते हैं और हमारे कच्चे माल के लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो जो इंडस्ट्री है, जो कि एंड टू एंड यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहती है, उसको भी ये जो है वो एक तरह से ट्रस्ट नहीं आता कि टुमारो आवर इन्वेस्टमेंट विल बी सिक्योर और नॉट, या कॉस्ट व्हिच वी आर टॉकिंग टू रिड्यूस, वी विल बी एबल टू रिड्यूस इट और नॉट। तो ये जो है वो बड़ी दिक्कत एक तरह से हमारे लिए खड़ी हो सकती है, इसलिए हमें वैल्यू चेन में भी ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी आइसोलेशनिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ पर कई प्रकार के जो ट्रेड एग्रीमेंट हैं, वो या तो खुद के फ़ायदे के लिए किए जा रहे हैं, या किसी कंट्रीज़ के द्वारा मतलब अपने कंट्री में निवेश के लिए जो एक अनुकूल माहौल या एक तरह से प्रेशराइज़ करके जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, वह भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती हैं। इससे भी जो है वो भारत को डील करना है। वैश्विक मार्केट में जो भी रेगुलेशंस हैं या दवाइयों का जो सर्टिफिकेशन है, उसके फ्रेमवर्क को भारत को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, जिसकी वजह से भी हम
इन जो जेनेरिक सस्ती दवाइयों का जो सप्लायर है भारत, उस पे वैल्यू एडिशन भी कर पाएँ और ज़्यादा मार्केट्स को भी हम जो हैं वो डाइवर्सिफ़ाई कर पाएँ। क्योंकि अभी तक हमारा जो जेनेरिक मार्केट है, उसका करीबन-करीबन 50% कंट्रीब्यूशन हम अफ्रीका को एक्सपोर्ट करते हैं, 25% यूके, इसी तरीके से जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन अमेरिका को भी जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फार्मेसी इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री वेयर देयर आर लॉट मेनी challenges बट देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। और वो अपॉर्चुनिटीज भी इस तरीके की हैं जो कि आपने कोरोना के समय में वैक्सीन के मार्केट के तौर पर भी देखी होंगी। तो आप ये कहें कि सर जो भी ट्रेड रिलेटेड फ्रिक्शंस क्रिएट हुए हैं, उनकी वजह से भी पहली जो तिमाही थी इस साल की, जिसको हम कैलेंडर ईयर 26 बोलते हैं, तो उसकी पहली तिमाही में भी बेसिकली जो हमारा एक्सपोर्ट था वह गिरा था। और एक्सपोर्ट गिरने के भी सिचुएशंस ये थी कि अमेरिका ने जो ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर जिस प्रकार के रेगुलेशन लगाए, वो भी उसका महत्वपूर्ण कारण था। तो ये लगातार आप ऐसे ही बने रहें, जो भी इंटरव्यू के या सो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको टॉपिक बताए जाते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में समझना है, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।